इतनी गर्मी में दीदी की शादी समझ में नहीं आ रहा। शादी में कोट बनाऊं या फिर बनियान में ही शादी निपटा लूं? अरे भाई, कपड़ों की बात नहीं है, बात तो इस छोटे से घर की है जो इतना छोटा सा है, ऊपर से पूरा बंद है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, इतने छोटे से घर में हम 2 फैमिली एडजस्ट नहीं होती, मेहमान कहाँ रुकेंगे? हाँ यार, ये तो सोचने वाली बात है। तभी वहां से घर के सबसे बड़े रोहन खुराना जी गुजरते हैं। उनके चेहरे पर राज और लीजा की बातें सुनकर चिंता के भाव आ जाते हैं। वो सीधा ड्राइंग रूम में आते हैं, जहां सोहन जी, उनके छोटे भाई और उनकी बड़ी बहन गायत्री जी बैठी होती हैं। क्या हुआ भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अभी राज और लीजा हमारे छोटे घर को लेकर बात कर रहे थे। बोल रहे थे इतना छोटा घर है, मेहमान इतने छोटे घर में कैसे आएंगे, और आ भी गए तो गर्मी से हाल बेहाल हो जाएगा सबका। बच्चे ठीक ही तो कह रहे रोहन, वैसे बुरा मानने वाली बात तो है नहीं। तुम्हारी शादी को पूरे 27 साल हो गए, सोहन की शादी को भी 24 साल हो गए। तुम दोनों के बच्चे भी जवान हो गए, जिनमें से एक की शादी है। बेटी की शादी का दिन आ गया, आज तक तुमसे एक घर नहीं लिया गया। जो घर पिताजी छोड़कर गए थे, आज तक उसी में टिके हुए हो। आखिर इतने सालों में तुमने क्या कर दिखाया? ये सुनकर सोहन और रोहन दोनों ही चुप हो गए। अपने दोनों भाइयों को चुप देखकर गायत्री जी ने फिर एक तीर छोड़ा। ज्यादा दिन पहले शादी नहीं हुई थी मेरी तुम दोनों से रोहन। भाई, तुमसे 2 साल पहले ही तो शादी हुई थी मेरी, पर मैंने भाभी की तरफ फिजूल खर्ची कभी नहीं की। और तुम्हारे जीजा जी ने भी खूब मेहनत की, रात दिन एक कर दिया। आज देखो, पूरे 400 गज में घर है हमारा, और पूरा घर एयर कंडीशन। आखिर मेहनत और समझदारी भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? खुराना परिवार की ये 3 चिराग थे, जिसपे गायत्री सबसे बड़ी थी। उनके छोटे रोहन खुराना थे और सबसे छोटे सोहन खुराना। सोहन और रोहन दोनों एक ही छोटे से घर में अपनी अपनी फैमिली के साथ रहते थे। और अगले हफ्ते रोहन की बेटी दिव्या की शादी थी, और यही बात सोहन के बेटे राज और रोहन की बेटी लीजा को परेशान कर रही थी। दोनों भाइयों को ऐसे चुप देखकर गायत्री जी ने कहा, अब सोचने से कुछ नहीं होगा, 1 हफ्ता रह गया है शादी में, कल से फंक्शन भी शुरू होने वाले हैं। एक काम करो, शादी मेरे घर से कर लो, सारे मेहमान भी आ जाएंगे और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और वैसे भी 2 महीने पहले ही मैंने घर पुतवाया है, नया नया है, बिल्कुल शादी के लायक घर लग रहा है। ये सुनकर रोहन जी खुश हो गए। अरे दीदी, आपने तो हमारी मुश्किल आसान कर दी। तुम ठीक कह रहे हो, डेकोरेशन वाले को बोल दो कि वो सजावट दीदी के घर में ही करते हैं। मेरे दोनों बेटों की शादी तो पुराने घर में ही हो गई थी, जब से नया घर बना है किसी ने देखा ही नहीं। मेरा महल जैसा घर, जिसमें मैंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। आखिर लोगों को भी तो पता लगे गायत्री चीज क्या है। जहां एक तरफ रोहन और सोहन को ये लग रहा था कि उनकी बहन उनकी मदद करने के लिए ऐसा कर रही है, वो दिल ही दिल अपनी बहन के शुक्रगुजार भी थे। पर गायत्री जी के मन में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। शाम होते होते गायत्री जी के घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। रोहन और सोहन की फैमिली भी गायत्री जी के घर में ही शिफ्ट हो गई। गायत्री जी की 2 बहुओं को जैसे ये बात पता लगी, वो दौड़कर गायत्री जी के पास आई। मम्मी जी, हमने सुना है दिव्या की शादी हमारे इसी घर से होने वाली है। यह जो घर में इतनी डेकोरेशन हो रही है, वो क्या तेरे हलवा पूरी बनाने की खुशी में हो रही है? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। बड़ी बहू को करारा जवाब मिल गया तो छोटी बहू की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। देखते ही देखते मेहंदी का दिन आ गया। गायत्री जी का घर खचाखच भर गया। सना गायत्री जी के पास आई और बोली, मम्मी जी, दुल्हन के बाद मुझे भी मेहंदी लगवानी है। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरी भतीजी की शादी है तो मेरी बहू की मेहंदी लगानी तो बनती है। अच्छा सुन, छोटी बहू उमा को भी बुला लो, दोनों साथ में लगवा लेना। जी मम्मी जी, बस अभी बुलाकर लाई उमा को। सना जैसी उमा को बुलाने के लिए आगे बढ़ी, तभी एक बुढ़िया निर्मला वहां आई और जोर जोर से आवाज लगाते हुए बोली, गायत्री, ओ गायत्री। क्या हुआ काकी? बेटा, सर में बड़ा तेज दर्द हो रहा है, जरा 1 कप चाय तो बनवा दो बहू से कहकर। सना, मेहंदी बाद में लगवाना, अभी काकी के लिए 1 कप चाय बना दो। जी मम्मी जी, अभी बनाकर लाती हूँ। कुछ ही देर में सना 1 कप काकी के लिए चाय बनाकर ले आई। जीती रहो बेटी, जितनी घर में भीड़ होती है, मुझे तो चाय पीने में उतना ही मजा आता है। अगर एक दिन में 6 चाय ना पीऊं तो मेरे तो सर में दर्द हो जाता है। सना, जाओ, अब तुम भी मेहंदी लगवाओ। उमा कहाँ है? जी मम्मी जी, आ गई बस। वो शादी घर में ही है ना, तो घर बड़ा गंदा हो रहा था तो सफाई कर रही थी। अब घर में शादी है और घर इतना बड़ा भी है तो गंदगी भी ज्यादा होगी।
कर ली ना सफाई, जाओ दोनों मेहंदी लगवा लो। दोनों मेहंदी लगवाने जा रही थी कि वहां सोहन आ जाते हैं। अरे काकी, अकेले अकेले चाय पी रही हो? हमें भी पिला दो, सुबह से इतना काम है घर में, मैं तो थक गया हूँ। वो तो बहू ने एक ही कप चाय बनाई थी। कोई बात नहीं दीदी, दोबारा बनवा दो। वो क्या है ना, आपकी भाभी कहीं नहीं दिख रही, वरना मैं उनसे बनवा लेता। बुरा मानने वाली बात तो है नहीं, वैसे काम के समय तो तुम्हारी नहीं, रोहन की पत्नी भी गायब हो जाती है। अरे दीदी, बस अब एक कप चाय के लिए कितना सुनाओगी, बनवा दो ना। उमा, जरा सोहन को एक कप चाय बनाकर ला दो। मम्मी जी, मुझे मेहंदी लगवानी थी, बाद में मेहंदी वाली चली जाएगी ना। अरे कहीं नहीं जाएगी, तुम फटाफट चाय बना दो, तब तक सना मेहंदी लगवा लेगी। ठीक है मम्मी जी। उमा चाय बनाने किचन में चली जाती है। वो चाय बना रही थी कि तभी वहां रोहन की पत्नी राधा आ जाती है। बेटा उमा, क्या कर रही है? कुछ नहीं मामी, वो सोहन मामू के लिए चाय बना रही थी। बेटा चाय तो बन गई है, अब एक काम करो, कुकर में थोड़ी सी खिचड़ी भी बना दो। इतने सारे तरह के खाने बने हैं, फिर ये खिचड़ी किस लिए? बेटा मेरी माँ ना बहुत बूढ़ी हो गई है, अब उनसे हैवी खाना पचता नहीं, इसलिए तुमको खिचड़ी का बोल रही हूँ। मामी मुझे ना मेहंदी लगवानी है, फिर मेहंदी वाली चली जाएगी। अरे बेटा, 2 सीटी में खिचड़ी बन जाती है, और मेहंदी वाली अभी नहीं जाने वाली। अपना घर होता तो अब तक मैं झटपट खुद ही बना लेती, पर तुम्हारे किचन में मेरा हाथ ही नहीं बैठता। कौन सी चीज कहाँ रखी है मुझे कुछ पता नहीं ना। एक मूंग की दाल ढूंढने अगर बैठ गई तो रात तक उसी को ढूंढती रह जाओगी। अब तुम तो इस घर की बहू हो, तुमको तो सारा कुछ पता है कौन सी चीज कहाँ रखी है। ठीक है मामी जी, मैं अभी आपकी माँ के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। उमा पहले सोहन जी को चाय देकर आई, उसके बाद खिचड़ी बनाने में लग गई। उमा बार बार खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। सभी खुशी खुशी घूम रहे थे, एक उमा ही थी जो किचन में कैद हो गई थी। कुछ देर बाद वहां सना आई। अरे उमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रही थी। क्या बताऊं भाभी, पहले सोहन मामू को चाय बना कर दी, उसके बाद राधा मामी की माँ के लिए खिचड़ी बनाने लग गई। चलो तुम जल्दी से खिचड़ी बना दो, उसके बाद दोनों साथ में चलेंगे मेहंदी लगवाने। ठीक है भाभी। सना उमा के फ्री होने का इंतजार करने लगी, तभी वहां राज आया। भाभी एक हेल्प कर दो ना। क्या हुआ राज, इतना परेशान क्यों? भाभी मेरा कुर्ता तैयार नहीं हुआ मेहंदी वाला, अब कुछ ही देर में मेहंदी में मेरा डांस शो है। अब घर से ये पुराना कुर्ता लेके आया हूँ जिस पर बहुत रिंकल्स आ गए। अब प्रेस कर दो ना प्लीज, आपका बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। ला कुर्ता मुझे दो, मैं अभी इसको प्रेस कर देती हूँ। किचन से बाहर खड़ी गायत्री जी ये सब देख रही थी। मैंने तो सोचा था 4 लोग घर में आएंगे, मेरा महल जैसा घर देखेंगे तो मेरी वाह वाह करेंगे। इन लोगों ने तो मेरी बहू को ही नौकरानी बनाकर रख दिया। फिर उनकी नजर बर्तनों से भरी सिंक पर गई। गायत्री जी किचन में आई। सना, उमा, तुमने आज बर्तन नहीं धोए क्या? धोए तो थे मम्मी जी, फिर से इतने हो गए। सारा खाना तो बाहर की साइड बन रहा है और खाया भी वहीं जा रहा है, फिर ये इतने बर्तन किचन में कहाँ से आ गए? मम्मी जी, लोग किचन के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं और बर्तन गंदे होने पर कोई धोता भी नहीं है। वो रायपुर वाली आंटी, उनके 4 बच्चे हैं, उनके बच्चे कभी मैगी बनवा के खा रहे हैं, कभी पास्ता। 2 घंटे से यही सब उनके लिए बना रही थी। सच बोलूं तो अब बर्तन धो धोकर कमर दुखने लगी है। चल अब तो धो ले बर्तन, आगे से कोई गंदे करे तो मुझे बताना। रहने दीजिए ना मम्मी जी, शादी का घर है, किसी ने सुन लिया तो लोग क्या सोचेंगे? बस यही सोचकर तो चुप हूँ। कहने के लिए शादी मेरी भतीजी की है और कोई सी भाभी किचन में नजर नहीं आ रही। मम्मी जी, जिसका घर होता है ना, काम उसी को करना पड़ता है, अब क्या कर सकते हैं। अरे अभी तो शादी को 2 दिन बाकी है, ऐसे ही चलता रहा तो मेरे किचन में राशन भी नहीं बचेगा। अरे बुआ जी, ये बातें तो आपकी बाद में हो जाएगी, आप भाभी को मेरे कपड़े तो प्रेस करने दो। तेरी माँ कहाँ गई जो अब प्रेस भी मेरी बहू करेगी? वो सब दीदी के पास है, फंक्शन शुरू हो गया ना, आप लोग भी जल्दी जल्दी चलो। गायत्री बड़बड़ाती रही और सना राज का कुर्ता प्रेस करने चली गई। कुछ ही देर में राधा की माँ की खिचड़ी भी बनकर तैयार हो गई। सना ने राज को कुर्ता दिया और खुद उमा के पास किचन में आई। उमा, हो गया तुम्हारा काम? हाँ भाभी। अब इससे पहले कि कोई और आकर हमसे काम करवाए, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हाँ भाभी, फंक्शन भी तो खत्म होने वाला होगा। हाँ, बहुत देर से चल रहा है। अगर हमें कोई मेहंदी वाली नहीं मिली तो हमें ये शादी बिना मेहंदी के ही करनी पड़ेगी। वो दोनों किचन से निकलकर बाहर आई, तभी निर्मला झांकते हुए आती है। तुम दोनों किचन में इतने सारे बर्तन छोड़कर कहाँ जा रही हो? काकी, वो मेहंदी का फंक्शन है ना, बस वहीं जा रहे हैं। किचन में इतने बर्तन छोड़कर तुम फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो?
तुम्हारा कोई कहने सुनने वाला भी है या नहीं? तुमको पता है किचन में बिना धुले बर्तन छोड़ने से कितना बड़ा अपशगुन हो जाता है? काकी, हमने कब मना किया कि हम बर्तन नहीं धोएंगे? बस एक बार मेहंदी लगवा ले, इसके बाद हम ही सारा काम करेंगे, और कौन करेगा? मेहंदी का फंक्शन कौन सा तुम्हारा है जो इतनी सीरियस हो रही हो? जितनी देर से बातें बना रही हो उतनी देर में तो बर्तन धुल भी जाते। इतना बोलकर उन्होंने पान का पिचकारा किचन के सामने वाली दीवार पे मारा। दीवार खून की तरह लाल हो गई। काकी, ये आपने क्या किया? हमने अभी अभी अपना घर पेंट करवाया है। अब तुम्हारे घर में थूकने का कुछ है नहीं तो मैं क्या करती? मुंह में भर कर पिक बाहर तक ले जाती क्या? और जब मुंह में पिक हो ना तो बोलने में बड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए थूकना पड़ा। उनकी ये बात सुनकर उमा और सना को ऐसा लगा जैसे वो अभी के अभी उल्टी कर देंगी। उनका जी मलिन होने लगा। गायत्री जी अभी भी खिड़की से ये सब देख रही थी। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। वो किचन में आई और अपनी बहुओं से बोली, तुम दोनों में से एक किचन के बर्तन धो लो और दूसरी ये पान की पिक को पानी डालकर धो लो। तब तक मैं काके को जहाँ फंक्शन हो रहा है वहां लेके जाती हूँ। निर्मला गायत्री के साथ जाते हुए बोली, जब तक वापस आऊं मेरे लिए कप चाय बनाकर तैयार रखना। उमा और सना की हिम्मत अब जवाब दे गई। दोनों ने जल्दी जल्दी मिलकर सारा काम निपटाया और मेहंदी फंक्शन की तरफ चली गई। वहां आकर उन्होंने देखा सब मेहमान जा चुके थे, बस घर के ही लोग थे। भाभी, मेहंदी वाली तो दूर, अब तो कोई रौनक भी नहीं बची यहाँ। सना ने कुछ नहीं कहा और सर झुका लिया। उसकी खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही थी। वो दोनों ही अपने अपने कमरों की तरफ चल दी और रूम में जाकर आराम करने लगी। कुछ देर बाद उमा का दरवाजा खुला और दिव्या अंदर आई। भाभी, सो गई थी क्या आप? नहीं, बस सोने वाली थी। भाभी, बुरा न मानो तो क्या आप मेरा काम कर दोगी? बोलो, क्या काम है तुमको? भाभी, मेरी ना एक दोस्त आई है जो दिल्ली से है। अब जब से वो यहाँ आई उसने कुछ खाया ही नहीं क्योंकि वो डाइट पे है। आप मेरी फ्रेंड के लिए कुछ डाइट वाला बना दोगी क्या? आप तो जानती हो मेरी मम्मी और चाची में से किसी को भी डाइट वाला खाना बनाना आता नहीं, और लीसा तो किचन में जाती नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी फ्रेंड के लिए अभी कुछ बना देती हूँ। उमा रात के 11 बजे फिर से किचन में जा पहुंची। उधर सना गहरी नींद में सोई थी। तभी राधा 6-7 लोगों को लेकर सना के कमरे में आई और सना को जबरदस्ती उठाते हुए बोली, अभी से सो गई? अभी तो 11 ही बजे हैं। शादी वाला घर है, घर में मेहमानों को बैठने की जगह नहीं मिल रही और तुम बेड पे फैल कर सो रही हो। मामी जी, इतना बड़ा घर है हमारा, आप कह रही हो घर में सोने की जगह नहीं है, ये कैसे हो सकता है? इतने लोग आए हैं, हाउस फुल हो गया। फिर क्या था, राधा ने एक के बाद एक को बेड पे धकेल दिया। सना खिसकती रही और बाकी के मेहमानों को जगह मिलती रही। आखिरकार सना उठकर सोफे पर बैठ गई। पूरा दिन इतना थक गई हूँ, सोचा था जी भर के आराम करूंगी, कमर सीधी तक नहीं हो रही, पर अब तो चांस ही नहीं कि सोने की जगह मिले। जैसे तैसे रात बीत गई। न गायत्री को सोने की जगह मिली, न उसकी दोनों बहुओं को। अगले दिन शादी थी और सुबह होते ही फिर से चाय का भंडारा शुरू हो गया। सना और उमा किचन में खड़ी कानाफूसी कर रही थी। कल रात में एक पल के लिए नहीं सोई, और जिस दिन मेरी नींद पूरी नहीं होती ना, पूरा दिन मुझे सर दर्द होता है। मेरा भी यही हाल है भाभी, कमरे में न जाने इतने लोग कहाँ से आ गए। अरे आजकल तो मॉडर्न जमाना है, लोग शादी के मंडप में आते हैं और वहीं से विदा हो जाते हैं। पता नहीं ये कैसे लोग हैं जो हफ्ता भर पहले ही आकर जम गए। वो मॉडर्न लोग तो न जाने कितने खुशकिस्मत लोगों की जिंदगी में होते होंगे। यहाँ तो आज भी पुराने जमाने की तरह शादी होती है। जब तक मेहमान 3-4 दिन पहले आकर ढोल न बजाए तब तक शादी की लोग रौनक नहीं समझते। आप ठीक कह रही हो भाभी, पर इस शादी में तो हमारी हालत दुबली हो गई। क्या जरूरत थी मम्मी जी को अपना शो ऑफ करने की? अरे मम्मी जी को भी कहाँ पता था ये सब होने वाला है, वरना वो ये शादी कभी घर से ना होने देती। उमा और सना पूरा टाइम काम करती रही और बेचारी किसी के सामने कुछ बोल भी नहीं पाई। आखिर दिव्या की शादी हो ही गई। शादी पूरी होने के बाद दोनों बहू और गायत्री इकट्ठा बैठी चाय पी रही थी। कितने दिन के बाद अपने छोटे से परिवार के साथ बैठकर चाय पी रही हूँ। शादी में तो अगर 1 कप चाय पीने का मन भी होता ना, पूरे खानदान के लिए चाय बनवानी पड़ती थी 1 कप चाय पीने के लिए। ठीक कह रही हो आप मम्मी जी, आज घर में ना बड़ा सुकून है। ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले ने नई जिंदगी दी हो। मम्मी जी, मैंने तो इस शादी में इतने बर्तन और सफाई किए ना, मुझे तो ऐसा लगने लगा था मैं पागल हो जाऊंगी।
चलो भाई, जो होना था हो गया। वो तीनों बात कर रही थी, तभी गायत्री जी का फोन वाइब्रेट करने लगा। हेलो मीनाक्षी बहन, कैसी हो? ठीक हूँ गायत्री बहन, एक काम था तुमसे। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। अब तुमको तो पता ही है हमारा घर कितना छोटा है। रोहन भाई बता रहे थे उनकी बेटी की शादी आपके घर में बड़े ही सुकून से हो गई। मीनाक्षी की बातें सुनकर दोनों बहुओं ने अपना सर पकड़ लिया। मीनाक्षी बहन, वो क्या है ना, अगले महीने हम मनाली जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियां मनाने। इतना बोलकर गायत्री जी ने फोन कट कर दिया और तीनों सास बहू जोर जोर से हंसने लगी।